आप सबका फिर से हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट एम्पायर कौन सा था, एंशिएंट टू मेडिवल टाइम पीरियड तक ब्रिटिश साम्राज्य को आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग देखेंगे गुप्ता एम्पायर में रामगुप्त को। इसके पहले हम लोगों ने समुद्रगुप्त को देखा था, जिसने 335 ईस्वी से लेकर 375 या 80 ईस्वी तक शासन किया था। थोड़ा सा 375 से 380 का जो दौर है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला है। कुछ सोर्सेज ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट चंद्रगुप्त ने गद्दी संभाली, क्योंकि उसके लिए उसके पिता ने उसको सक्सेसर या उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन कुछ 3-4 सोर्सेज हैं जिससे हमको पता चलता है कि 375 से 380 के बीच में चंद्रगुप्त के भाई रामगुप्त ने शासन किया था। उसमें मेजर जो सोर्सेज हैं वो हैं आपके देवी चंद्रगुप्त विशाखादत्त वाले, इसके अलावा हर्षचरित, बाणभट्ट वाला और बेसनगर का इंस्क्रिप्शन है। सब अपने अपने हिसाब से कुछ हमको साक्ष्य देते हैं, उसके बेसिस पे हमको ये मानना पड़ता है कि रामगुप्त ने 5 साल तक शासन किया था। कैसे हमको पता चलता है? पहला तो बेसनगर इंस्क्रिप्शन जो है, वहाँ पे जो मूर्ति है उस मूर्ति के पीछे रामगुप्त का रेफरेंस हमको दिखाई देता है। इसके अलावा बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का जो है कोर्ट पोएट, उनसे हमको चीज़ें पता चलती हैं। हर्षचरित में लिखा है बाणभट्ट ने कि एक लड़ाई हुई थी रामगुप्त और चंद्रगुप्त II के बीच में। वो लड़ाई क्यों हुई थी वो भी आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक जो है थोड़ा सा डिप्लोमेसी की बात थी, तो उस लड़ाई का जिक्र होता है। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्त जो विशाखादत्त ने लिखा, चंद्रगुप्त II के कंटेम्प्रेरी रहे ये, तो इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रामगुप्त ने समुद्रगुप्त को सक्सीड किया था। तो इस बेसिस पे हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ 375 से 380 के बीच में रामगुप्त ने शासन किया था। अब इशू क्या हुआ, युद्ध कैसे हुआ दोनों के बीच में? हुआ ये कि रामगुप्त बड़ा जो है बेटा था समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त II छोटा था। और फिर भी हमको जो पिता की तरफ से आदेश दिखाई देता है वो चंद्रगुप्त II के लिए था कि वही अगला उत्तराधिकारी बनेगा, बट जिस भी वजह से रामगुप्त जो है अगला शासक बन जाता है। ठीक है, हुआ ये दिक्कत क्रिएट क्या हुई कि शाका रूलर था रुद्रसिम्हा, ठीक है, और रुद्रसिम्हा के साथ लड़ाई हुई रामगुप्त की, और उस लड़ाई में रामगुप्त की हार हो जाती है। अब हार के बाद जाहिर सी बात है संधि होती है, समझौता होता है। तो रुद्रसिम्हा ने कहा कि अब ठीक है, शांति से हम तुमको जाने देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी पत्नी को भेजना पड़ेगा। पत्नी कौन थी? ध्रुवा देवी। अब रामगुप्त जो है राजी था कि हाँ ठीक है, अपनी पत्नी को भेज देंगे। मामला शांत हो गया। जब ये बात चंद्रगुप्त II को पता चली कि हाँ भाभी जी को जो है बुलाया गया है, तो चंद्रगुप्त II ने अपने बिहाफ पे एक पूरा प्लानिंग क्रिएट की, और उस प्लानिंग के तहत चंद्रगुप्त II ही खुद मतलब ध्रुवा देवी बन के कपड़े वपड़े पहन के पालकी में बैठ के चला गया, और वहाँ पहुँच के उसने रुद्रसिम्हा को मतलब मार दिया। कहानी खत्म हो गई। तो ये तो परिवार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक अच्छी बात है, रामगुप्त को खुश होना चाहिए कि मेरी बीवी बच गई। लेकिन रामगुप्त को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि तुमने हस्तक्षेप क्यों किया, मतलब जो भी किया तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो इसको लेके लड़ाई हुई थी रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में। इसी बात का जिक्र ये मिलता है आपको हर्षचरित की, मतलब बाणभट्ट की हर्षचरित में। और इस तरीके से दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई तो फिर चंद्रगुप्त II ने इसकी भी परवाह नहीं की और रामगुप्त को मार दिया। तो ये 5 साल के दौर में ये सारी चीज़ें हुई। रामगुप्त को मार के कहानी खत्म हुई। ध्रुवा देवी से चंद्रगुप्त II ने खुद शादी कर ली, और इस तरीके से चंद्रगुप्त II 380 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन करता है। टाइटल इसका भी एक है विक्रमादित्य। और कितने राजा थे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। बहरहाल, तो तत्प्रतिगृहित जो टर्म है, इसका मतलब पिता ने, जैसा कि हम बताए, पिता ने इसको सक्सेसर घोषित किया हुआ था। इसके टाइम पीरियड में उज्जैन एक बहुत बड़ा केंद्र बन के उभरा, शिक्षा का, कल्चर का, और एक ऑल्टरनेटिव कैपिटल के तौर पे भी उसने काम किया। और यही वो दौर था जब ये क्लासिकल एज जिसको कहते हैं ना, गोल्डन एज, चंद्रगुप्त II के टाइम पीरियड में ये गोल्डन एज हमको दिखाई देती है। इसके अगर टाइटल्स की बात की जाए तो इसने भी बहुत सारे टाइटल्स लिए अपने आप को ईश्वरीय कनेक्शन, मतलब ईश्वरीय बताने के लिए, डिविनिटी को शो करने के लिए, और सारे कनेक्शन लगभग एक तरीके से ईश्वर से कनेक्टेड थे। जैसे विक्रमादित्य को अगर छोड़ दें तो परम देवता, परम भद्रक, परमेश्वर, महेश्वर, देवराज, देवगुप्ता, ये सारे क्या हैं? सब ईश्वर से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु हैं, उनके नाम जो है उसने अपने टाइटल में लिए, जैसे कि शशांक, उज्जैनी पुरोधीश्वर, ठीक है,
परम भागवत, ये सब भी भगवान से कनेक्टेड है। और इस टाइटल का क्या मतलब है, इन सब का क्या जो है कंटेक्स्ट होता था, ये हम कई बार अपने वीडियो में बता चुके हैं। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो मथुरा इंस्क्रिप्शन है, जो गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में पहला रेफरेंस हमको देता है। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है। इसके अलावा सांची इंस्क्रिप्शन है, जो कि एक बुद्धिस्ट मोंग के द्वारा इंस्क्राइब करवाया गया था। मेहरौली इंस्क्रिप्शन है। अच्छा, एक चीज़ सांची इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि हाँ, ये लोग ब्राह्मणिज्म के सपोर्टर थे। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व हुआ इस टाइम पीरियड में, उसके बारे में हमको इससे जानकारी मिलती है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा आयरन पिलर था, मतलब आयरन पिलर था, बहुत बेहतर क्वालिटी का। बियास नदी के किनारे ये लगाया गया था और इससे हमको चंद्रगुप्त II के बंगाल के कैंपेन के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि कैसे उसने बंगाल पे अपने आप को मजबूती से स्थापित किया था और वहाँ के राजा को जो है हराया था। इसके अलावा शाकास के साथ लड्डू लड़ाई हुई थी, शाकास की जो ज़मीनें इसने अपने कब्जे में की, उस विजय की गाथा भी हमको मेहरौली इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और इसी युद्ध के बाद जब उसने शाकास को हराया था, उसने एक टाइटल लिया था शाकार्य। इसका मतलब उसने शाकास को, मतलब शाका को हराने वाला। और ख़ास बात एक ये भी है कि इससे जो ब्राह्मणिज्म का वर्चस्व हुआ या जो ब्राह्मणिज्म का रिवाइवलिज्म जो हो रहा था, उसके बारे में भी एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। और अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करने का मतलब वैदिक रिचुअल्स जो हैं उनकी वापसी, और वैदिक रिचुअल्स की वापसी का मतलब ब्राह्मणों की वापसी। इसके अलावा डिप्लोमेसी अगर बात की जाए तो बिंबिसार जिस तरीके से माहिर था डिप्लोमेसी में, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने में माहिर था, वो काम यहाँ पे चंद्रगुप्त II ने भी किया था। वॉर के साथ साथ उसने रिश्तों को भी बांधने की कोशिश की ताकि वो अपनी मजबूती और बेहतर स्थापित कर सके। जैसे कि नाग डायनेस्टी की थी कुबेर नाग, उससे शादी की उसने। इससे 3 बेटे थे, गोविंद गुप्त, कुमार गुप्त फर्स्ट और प्रभावती फर्स्ट। प्रभावती यानी कि प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी हुई थी वाकटका एज के एक राजकुमार से। कुमार गुप्त की शादी उसने कादम्बा की राजकुमारी से कराई और वहाँ पे उसने कालिदास को एक मैसेंजर के तौर पे, एक दूत के तौर पे भेजा था। और यहाँ पे कादम्बा के राजा और कालिदास के बीच में जो बातचीत हुई थी वो संस्कृत में हुई थी। तो इससे ये हमको अंदाज़ा लगता है कि संस्कृत इन लोगों की या बड़े लोगों की लैंग्वेज थी, मातृभाषा थी। तो संस्कृत का पैट्रोनाइजेशन कह लीजिए कि इनके टाइम पीरियड में हुआ ब्राह्मणों के साथ साथ। इसके अलावा प्रभावती गुप्ता की शादी, जैसा कि हम बताए, वाकटका जो राजकुमार था रुद्रसेन II, उसके साथ हुई थी। सिक्कों की बात की जाए तो 4 तरीके के सिक्के चंद्रगुप्त II ने जारी किए थे और वो सारे वही सिक्के हैं जो इसके पहले थे। उस 8 में से 4 इसने जारी किए। एक जो इसमें चेंज आया वो ये था कि जो सिल्वर टाइप के सिक्के थे वो इसने चांदी के जारी किए थे। इसके पहले जो जारी हुए वो सोने के थे। तो ये पहला ऐसा शासक बना जिसने चांदी के सिक्के, टाइगर टाइप वाले सिक्के जो है जारी किए थे। इसके अलावा कॉपर के और लेड के सिक्के भी इसने जारी किए थे। खास बात इसके टाइम पीरियड में 9 रत्नों की है और यही वजह है कि इसके टाइम पीरियड में जो स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है, वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है, क्योंकि 9 रत्न 9 अलग अलग फील्ड से महान हस्तियाँ, विद्वान मौजूद थे। जैसे कि कालिदास एक महान कवि हैं, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुछ फेमस रचनाएं जैसे कि अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ये सारी चीज़ें हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपका काम है कालिदास के बारे में पढ़िएगा। इसके अलावा आर्यभट्ट एक महान मैथमेटिशियन, ज़ीरो से इनका एक कनेक्शन है। कॉन्सेप्ट जो ज़ीरो का था उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया प्रॉपर वे में। ज़ीरो की खोज नहीं की, खोज जैसा कुछ नहीं होता। खोज ज़ीरो तो पहले भी इस्तेमाल होता था, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको इन्होंने डेवलप किया था। इसके अलावा वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमर थे, इनकी फेमस रचना है बृहत संहिता। इसके अलावा अमर सिन्हा धन्वंतरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में भी आप पढ़िएगा। फिजिशियन माने जाते हैं, फादर ऑफ आयुर्वेदा कहे जाते हैं। सर्जरी में और जो है मेडिसिन में बहुत ही माहिर थे, तो इसको लेके इनकी कई सारी किताबें हैं। इसके अलावा शंकु द आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर, वास्तुशास्त्र में ये माहिर थे। घटकरपरा एक पोएट थे और स्कॉलर थे। इसके अलावा शपनका, वेतलभद्र, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फाहियान के बारे में आप चाहें तो आप पढ़िएगा, चाहे तो क्या इंपॉर्टेंट ही है, पढ़िएगा इसको भी। चंद्रगुप्त II के टाइम पीरियड में ये भारत आए थे। बुद्धिस्ट जो है इनके अकाउंट बहुत ज़्यादा हैं और भारत के बारे में जो सोसाइटी और चंद्रगुप्त II के टाइम पीरियड की जो चीज़ें हैं उसके रेन के बारे में इसकी जानकारी हमको
मिलती है। और खासकर बुद्धिज़्म के बारे में इसने जो जिक्र किए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी चाइनीज़ ट्रेवलर है उनका सीधा सीधा कनेक्शन बुद्धिज़्म से ही हुआ करता था। और साथ ही साथ इसने चंद्रगुप्त II के टाइम पीरियड में जो वेलफेयर पॉलिसीज़ थी लोगों के लिए, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब का जिक्र भी इसने अपने अकाउंट्स में किया हुआ है। बाकी अगला रूलर है आपका कुमारगुप्त वन, 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये भी अपने पिता के द्वारा अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गोविंद गुप्ता जो कि इसका बड़ा भाई था, उसने 412 से 415 ईस्वी के बीच में शासन किया था। इसने भी सिक्के जारी किए और सबसे ज़्यादा सिक्के अब इसने जारी किए थे। 14 तरीके के सिक्के इसने जारी किए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब इनकी क्वालिटी और ज़्यादा गिरना शुरू हो गई थी। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कनिष्क के टाइम पे, फिर उसके बाद गुप्ता साम्राज्य शुरू हुआ तो क्वालिटी थोड़ा सा गिरी। अब कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गए, 14 प्रकार के सिक्के अब तक तो किसी ने जारी नहीं किए, लेकिन नंबर उसके क्वालिटी उसकी कम हो गई। क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी में डिक्लाइन यहाँ पे दिखाई देता है, और वो डिक्लाइन अपने आप में ये भी दर्शाता है कि इनकी इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी थी वो भी कहीं ना कहीं क्या हुई, कम हुई या हैम्पर हुई। इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन इसके टाइम पीरियड में जो है इंस्क्राइब करवाए गए। बेलसाड़ इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, धानदेश इंस्क्रिप्शन है, पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वीरसेन के द्वारा इंस्क्राइब करवाया गया था, और इसमें गुप्ता साम्राज्य के टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ उस डिक्लाइन का जिक्र हमको यहाँ से मिलता है। इसके अलावा सिल्क वीविंग गिल्ड जो था, जो सिल्क का व्यापार करता था, उसका जो समूह था, गिल्ड समूह होता था व्यापारिक, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है कि कैसे वो गुजरात से मंदसौर शिफ्ट हो गए थे। और वो शिफ्ट होने का एक रीज़न अपने आप में इकोनॉमिक डिक्लाइन ही था, यानी कि आर्थिक पतन था। इसके अलावा धानदेश इंस्क्रिप्शन से हमको ब्राह्मणों को जो ज़मीनें दी गई, जो ब्रह्मदेह होता था, अग्रहाराज जो होते थे, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है। और ये भी यहीं बताया जाता है कि जो ब्राह्मणों को ज़मीनें दी जाती थी वो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में होती थी, वहाँ उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था, और सरकार वहाँ की चीज़ों में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती थी, और ये लोग सरकार को अपनी सेवाएँ भी देते थे जब भी ज़रूरत होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। टाइटल्स की बात की जाए तो टाइटल्स इसने भी लिए, शाकारादित्य, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र। अश्वमेध महेंद्र यानी कि अश्वमेध यज्ञ इसने भी परफॉर्म किया है। व्याघ्र प्राक्रण, ये टाइटल्स इसके हैं। इसके टाइम पीरियड में खास बात, आर्ट एंड कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र जो है बहुत जाहिर है, होना चाहिए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन इसने रखी, 200 गाँव इसने दान किए और नालंदा यूनिवर्सिटी बनके तैयार हुई। और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसी का केंद्र बन के रहा, और एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। बहुत सारे इसमें लोग आते थे, और चाइना से बहुत सारे लोग आते थे। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका वर्चस्व रहा। हालांकि पूरे टाइम तक वर्चस्व नहीं रहा, इनके जाते ही इनकी बर्बादी शुरू हो गई थी यूनिवर्सिटी की। और फाइनली ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बख्तियार खिलजी ने इसको जला के ख़त्म कर दिया। इसको लेके भी बहुत सारे विवाद हैं, उस विवादों का जिक्र आगे किया गया, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बनाया गया 2016 में। तो इसमें यहाँ पे हर तरीके की पढ़ाई होती थी, खास तौर पे बुद्धिस्ट जो स्टडीज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, वैदिक स्टडीज़ पे भी फोकस किया जाता था, बट बुद्धिज़्म पे ज़्यादा फोकस था। इसके अलावा हर तरीके की पढ़ाई होती थी, साइंटिफिक फील्ड हो या कोई लैंग्वेज बेस्ड हो, सारी पढ़ाइयाँ इसमें होती थी। और इलाका इसका 90 एकड़ में फैला हुआ था, 10 इसमें मंदिर थे, और इसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत फेमस रही। और ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जब आग लगाई उसमें तो कई दिनों तक जलती रही। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, और आग लगाई भी कि नहीं लगाई या लग गई, इन सब को लेके आज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा डीप स्टडी करिएगा, और बाकी आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला रूलर है स्कंदगुप्त, 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके टाइम पीरियड में पुष्यमित्राज और हुनास का अटैक हुआ था। हालांकि कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में भी हुआ था, और कुमारगुप्त ने उन लोगों को हराया, और हराने के बाद अश्वमेध यज्ञ ही परफॉर्म किया था। फिर बाद में इसके टाइम पीरियड में भी अटैक हुआ, सेकेंड टाइम अटैक हुआ, और उस वक्त कुमारगुप्त मर चुका था।
तो इसके टाइम पीरियड में एक अटैक ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा टाइटल्स की अगर बात की जाए तो इसने भी कई सारे टाइटल्स लिए, परम भद्रक, परम देवता, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, कर्मादित्य, क्षिति प्रतापति। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ 100 किंग्स। तो ये भी सर्वोच्चता दर्शाने के लिए। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, इससे हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया, इसकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। ठीक है, और पिता की जो है डेथ के बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना, ये चीज़ वहाँ पे हमको लिखी हुई दिखाई देती है। पर्णदत्त के द्वारा ये इंस्क्राइब करवाया गया था, जो कि गवर्नर था। और इस इंस्क्रिप्शन की अलग अलग दौर में अलग अलग इंपॉर्टेंस रही है। रुद्रदामन का आपने जिक्र पहले सुना है, अशोका के टाइम पीरियड में भी इसका जो है जिक्र आप सुन चुके हैं। और सुदर्शन लेक के बारे में भी आपने पढ़ा कि रुद्रदामन ने कैसे उसको रिपेयर करवाया था। तो ये इंस्क्रिप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग दौर में इसकी इंपॉर्टेंस रही है। इसके अलावा भितारी इंस्क्रिप्शन है गाजीपुर का, इसमें जिक्र मिलता है कि पुष्यमित्राज और हुनास के साथ जो लड़ाई हुई थी। इसके अलावा इंदौर इंस्क्रिप्शन है, जो कि हमें गिल्ड के बारे में बताता है और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी हमको जानकारी देता है। इसके अलावा एक रिलीजियस वर्क का भी जिक्र मिलता है कि इसने कुछ पैसे दान किए थे सन टेम्पल में दीपक के लिए। इसके बाद जितने भी रूलर्स आए वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। पुरुगुप्त है, कुमारगुप्त है, बुद्धगुप्त है, नरसिम्हागुप्त है, कुमारगुप्त थर्ड है, विष्णुगुप्त, चंद्रादित्य है। कोई भी कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था। इसके बाद एम्पायर खत्म हो जाता है। तो यही सारे रूलर्स की कहानी थी। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।